जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है 10 मिनट स्पेशल में। आज आप सबों के लिए लेकर आ रहे हैं एक भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। ये आपके कॉन्सेप्ट जो है पूरे जीवन भर जब भी किसी कंपटीशन का तैयारी कीजिएगा, खासकर बीपीएससी एंड बिहार दरोगा, तो निस्संदेह निश्चित रूप से ये आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। तो शुरू करते हैं। बता दें कि भारतीय संविधान, तो पहले बताते हैं कि भारतीय संविधान दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को दिल्ली में अवस्थित किया गया। उसी दिन उस सभा के बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को प्रथम अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया और स्वयं सच्चिदानंद सिन्हा ने फ्रैंक एंथोनी को उपाध्यक्ष मनोनीत किया। इसे 2-3 क्वेश्चन याद रखिए कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, कहां हुई थी और प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई थी। प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो उस सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, यानी प्रोटेम अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। ठीक है, अब याद रखिए, जैसे एक होता है प्रोटेम स्पीकर और एक होते हैं लोकसभा स्पीकर। ठीक है, तो याद रखिए कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और लोकसभा स्पीकर की नियुक्ति लोकसभा के सभी सदस्य गण मिलकर करते हैं। और लोकसभा स्पीकर एक ऐसा पद है, ऐसा जो उसका शपथ का विवरण नहीं है। ठीक है, वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रहा है, जिसके लोकसभा सदस्य हैं ओम बिरला। ओम बिरला राजस्थान के कोटा के सांसद है। याद रखिए कि भारतीय संविधान स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा उपाध्यक्ष थे अनंत सैनगम एंगर। ठीक है, अनंत एंगर। और याद रखिए कि पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी मीरा कुमार। मीरा कुमार जो है 15वीं लोकसभा के लोकसभा स्पीकर रह चुकी है। उसके बाद ये जो मीरा कुमार हैं बाबू जगजीवन राम की सुपुत्री थी। वही बाबू जगजीवन राम जो अंतरिम सरकार और स्वतंत्र भारत के बाद भी उनके पास श्रम मंत्रालय रहा। पूरे अगर देखा जाए तो 2 ऐसे व्यक्ति थे, एक है जगजीवन राम और एक है राजकुमारी अमृता कौर। इन दोनों के पास अंतरिम सरकार में भी सेम डिपार्टमेंट था और जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद भी उनका मंत्रालय सेम ही था। तो याद रखिए, जगजीवन राम के पास श्रम मंत्रालय था अंतरिम सरकार में भी और स्वतंत्र भारत में भी। राजकुमारी अमृता कौर के पास स्वास्थ्य मंत्रालय था अंतरिम सरकार में भी और जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भी। ठीक है, तो ये इसे 2-3 चीजें क्लियर हुई कि जो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम संविधान सभा नई दिल्ली में रखा गया। उस समय प्रोटेम अध्यक्ष यानी पहले अध्यक्ष या इसको कहिए अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया सच्चिदानंद सिन्हा और प्रथम अस्थायी उपाध्यक्ष हुए फ्रैंक एंथोनी। और उसके 2 दिन बाद 9 दिसंबर 1946 को पहला अधिवेशन, दूसरा सभा 11 दिसंबर 1946 को। उस समय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और संविधान सभा के अस्थायी उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, फिर उसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य का प्रस्ताव पेश किया। इसी उद्देश्य का प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया। संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में। लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए और इसमें कुल 12 अधिवेशन हुए। संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि कई बार पूछ लिया गया बीपीएससी द्वारा, तो वो था 24 जनवरी 1950। ठीक है, और पूर्ण रूप से संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को और उसी दिन 26 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति हुए और सबसे ज्यादा दिन तक रहने वाले और 2 बार लगातार राष्ट्रपति रहने वाले भी पहले व्यक्ति थे, ये भी जानिए। और प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, जो कि 2 बार लगातार उपराष्ट्रपति रहे और दूसरे राष्ट्रपति भी हुए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को ही पहली बार 1954 में भारत रत्न, भारत का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है क्या है, भारत रत्न है, ठीक है, वो सर्वप्रथम 1954 ईस्वी में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। और सर्वप्रथम भारत रत्न मरणोपरांत दिया गया लाल बहादुर शास्त्री को। प्रथम महिला जो भारत रत्न पाने वाली व्यक्ति है इंदिरा गांधी, और प्रथम पुरुष जो है भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनको 1954 में दिया गया। प्रथम युवा व्यक्ति जिनको भारत रत्न दिया गया वो है सचिन तेंदुलकर। आपको जान के हैरानी होगी, सचिन तेंदुलकर पहले युवा व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न दिया जा चुका है, ठीक है। और मरने उपरांत 1966 में लाल बहादुर शास्त्री वो व्यक्ति हैं जिनको मरने उपरांत जो है भारत रत्न मिला था, ठीक है। भारत रत्न को पूरे अगर देखा जाए कि वो कौन से स्थान पे आता है, तो उनका जो वरीयता क्रम है भारत रत्न, यानी कोई अगर व्यक्ति भारत रत्न पाया हुआ है तो पूरे वरीयता क्रम के अनुसार उनका सातवां के क स्थान या 7वां स्थान आता है भारत, अगर किसी व्यक्ति को भारत रत्न प्राप्त है तो, ठीक है। अब फिर से लौटते हैं भारतीय संविधान पर। भारतीय संविधान में कुल 12 अधिवेशन हुए, कुल 64 लाख रुपए खर्च हुए, और संविधान सभा की बैठक की अंतिम तिथि का डेट पूछ लिया गया 24 जनवरी 1950 को। पहली बैठक हुआ 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में, और उसी दिन संविधान सभा के बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया, और 11 दिसंबर को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्ताव पेश किया संविधान सभा में, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। और यह भी याद रखिए कि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय झंडा जो हमारा तिरंगा है उसे शामिल किया गया। 24 जनवरी को हमारा राष्ट्रीय गीत को शामिल किया गया। 26 जनवरी को राष्ट्रीय गान, एक 2 चीज याद रखिएगा कि राष्ट्रीय गान जो है जन गण मन वो रविन्द्रनाथ टैगोर के एक पत्रिका है तत्बोधिनी सभा, वहां से लिया गया। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1919 में राष्ट्रगान का इंग्लिश अनुवाद किया मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से। तो 1919 से ही कहा जाता है कि भारत में जो गुड मॉर्निंग कहने की प्रथा है वो शुरू हुई थी। तो जो मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया है वो जन गण मन का अंग्रेजी अनुवाद है। फिर राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उसमें याद रखिए कि उसके लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी के एक उपन्यास है आनंद मठ। तो बंकिम जो राष्ट्रीय गीत है हमारा वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया। उसी आनंद मठ में प्रथम बार सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया। अब आधुनिक भारत में पढ़े होंगे कि सन्यासी विद्रोह, तो उस सन्यासी विद्रोह का शुरुआत या पहली बार विवरण जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में लिया गया था। ये फिर से लौटते हैं संविधान सभा पर। तो संविधान जब बनकर तैयार हुआ उसमें मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग था। फिर से अभी जो है याद रखिए कि केशवानंद बनाम केरल राज्य, ठीक है, केरल राज्य बनाम केशवानंद भारती केस में यह तय किया गया था कि भारतीय संविधान में मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। अगर कोई अच्छी चीजें हैं तो भारतीय संविधान के में लागू किया जा सकता है, लेकिन उसके मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसी नियम के तहत अब तक भी जितने भी जो अनुच्छेद नए एक्ट लाए, अनुच्छेद आया है, तो उसका जो कुल 395 अनुच्छेद ही ऑथराइज्ड है, लेकिन उसको जो बाकी जो नए अनुच्छेद आए उसको क, ख, ग वगैरह वगैरह में ऐड किया गया। तो याद रखिएगा कि कई बार मूल संविधान में पूछ लिया गया। तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग था। वर्तमान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूची और 22 भाग है। तो मैंने बताया कि 12 अनुसूची आपको पिछले वीडियो में बना चुके हैं। फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं। अनुसूची 1 जिसके तहत भारत में 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं। अनुसूची 2 इसमें वेतन भत्ते से संबंधित है। अनुसूची 3 शपथ का विवरण है। अनुसूची 4 राज्यों में राज्यसभा सीटों का विवरण है। अनुसूची 5 SC ST यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण क्षेत्र से संबंधित है। अनुसूची 6 जिसके तहत असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम
को विशेष राज दर्जा प्राप्त है। अनुसूची 7 जिसके तहत 3 सूचियां हैं, संघ सूची, समवर्ती सूची, राष्ट्र सूची। संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं, ठीक है। और आपका समवर्ती सूची में वर्तमान में पहले 47 था, अब अभी जो है 51 है। राष्ट्र सूची में पहले आपका 66 था, अभी 61 है। तो कई बार इसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, जैसे जनगणना संघ सूची का विषय है, वही जनसंख्या समवर्ती सूची का विषय है। तलाक, विवाह वगैरह सब समवर्ती सूची में आता है। और जैसे आपका रेलवे हो गया संघ सूची में, रेलवे पुलिस जो है वो आपका राष्ट्र सूची में आता है। पंचायती राज व्यवस्था राष्ट्र सूची का ही विषय है। तो फिर लौट में हम लोग जो 7वीं अनुसूची जिसके तहत 3 सूचियां दी गई हैं, और 8वीं अनुसूची जो भाषा से संबंधित है। याद रखिएगा कि मूल संविधान में कुल 8 भाषा था, माफ कीजिएगा, मूल संविधान में कुल 14 भाषा थे। और उसके बाद 21वां संविधान संशोधन 1967 में 15वां भाषा जो जोड़ा गया सिंधी। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा गया। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाएं हैं। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में है। 9वीं अनुसूची का संबंध भूमि सुधार अधिनियम है, जिसके तहत भूमि सुधार अधिनियम आया था 1951 में, जिसके तहत पहला संविधान संशोधन किया गया था। 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल विधेयक अधिनियम से है, जो 1985 में आया था। 11वीं अनुसूची का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। पंचायती राज व्यवस्था में कुल 29 विषय है, और पंचायती राज व्यवस्था से याद रखिए कुछ समितियां हैं। सबसे पहले कि पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान है। राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। उसके बाद 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था, ठीक है। और याद रखिए कि एक है बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, पीवीके राव समिति और लक्ष्मी मित्तल समिति। तो बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आया, जिसके तहत पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तर में बांटा गया, गांव, ब्लॉक और जिला। गांव पर आपका ग्रामीण स्तर पर वार्ड मुखिया हो जाते हैं, अब ग्रामीण प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति प्रमुख आ जाते हैं, जिला स्तर पर जिला परिषद आ जाते हैं। तो ये जो सिफारिश है पंचायती राज को त्रिस्तरीय बनाने की मांग सर्वप्रथम बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में किया था। उसके बाद आया 20 साल बाद अशोक मेहता समिति। 1977 में अशोक मेहता समिति के तहत पंचायतों को 2 स्तरीय बनाने की मांग किया गया था। एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सर्वप्रथम न्याय पंचायत बनाने की मांग किसने किया था, किस समिति ने किया था? तो वो अशोक मेहता समिति ने ही सर्वप्रथम आपका न्याय पंचायत बनाने की मांग किया था। उसके बाद आता है पीवीके राव समिति, और सबसे इंपॉर्टेंट है लक्ष्मी मित्तल समिति। पीवीके राव समिति 1985 में आया और लक्ष्मी मित्तल समिति 1986 में आया। यानी पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने और संवैधानिक दर्जा दिलाने में सबसे अहम भूमिका है लक्ष्मी मित्तल समिति का, ठीक है। उसके बाद एक और है संयुक्त प्रवर समिति। संयुक्त प्रवर समिति की सिफारिश पर ही 73वां संविधान संशोधन लाया गया, और 73वां संविधान को लागू करने वाला प्रथम राज्य कर्नाटक है, ठीक है। यह था 11वीं अनुसूची। और 12वीं अनुसूची का संबंध शहरी पंचायत से है, नगर पालिका है। और एक और है नगर निगम के जो अध्यक्ष होते हैं उनको याद रखिएगा कि महापौर कहते हैं, ठीक है। उनका कार्यकाल जो है 5 वर्ष का ही होता है, याद रखिएगा। जैसे कार्यकाल कई बार पूछ के आपको कंफ्यूज कर देगा। नगर निगम के अध्यक्ष को मेयर कहते हैं या महापौर कहते हैं। उनका कार्यकाल कई बार बीपीएससी पूछ लिया कितने दिन का रहता है, तो उनका कार्यकाल भी 5 वर्ष के लिए ही रहता है। जैसे अब बात करें लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, तो सबसे बड़ी समिति जो है अस्थायी समिति प्राक्कलन समिति को कहा गया। प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं जो सभी लोकसभा से होते हैं, ठीक है। और एक है लोक लेखा समिति, तो उसमें लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। तो लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति, सबसे बड़ी जो अस्थायी समितियां हैं वो प्राक्कलन समिति है, ठीक है। और लोक लेखा समिति को उसमें राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनको प्राधिकार दिया गया, जैसे 15 लोकसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा से होते हैं। लोक लेखा समिति और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को गाइड मित्र के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा। एक है सरकारी उपक्रम समिति, इसमें 22 सदस्य होते हैं,
15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। और लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सरकारी उपक्रम समिति सबके जो अध्यक्ष होते हैं वो लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष के नेता होते हैं। वर्तमान में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, जो कांग्रेस पार्टी से, याद रखिएगा। वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रहा है, जिसके 17वीं लोकसभा के जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला है, राजस्थान के कोटा के सांसद हैं, याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष जीवी मामलेंकर, स्वतंत्र भारत के पहले उपाध्यक्ष अनंत सैनगम एंगर हैं, और प्रथम महिला उपाध्यक्ष स्वतंत्र भारत के पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष है मीरा कुमार, जो 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष रह चुकी है, स्पीकर रह चुकी है। और 16वीं लोकसभा अध्यक्ष जो है वो भी महिला ही को ही गया था, सुमित्रा महाजन को। वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रहा है, जिसके अध्यक्ष हैं यानी लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला, ठीक है। और याद रखिए एक होते हैं प्रोटेम स्पीकर, ठीक है, एक होते हैं आपका लोकसभा जो स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष बोलते हैं। तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और लोकसभा अध्यक्ष होते हैं जो स्पीकर कहा गया, उनकी नियुक्ति लोकसभा के सभी सदस्यगण करते हैं। और लोकसभा स्पीकर जो स्पीकर होते हैं उनकी शपथ का विवरण भारतीय संविधान में नहीं है, याद रखिएगा। अब चलते हैं। तो अभी हमने जाना कि 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूची और 22 भाग हैं। तो हमने सारे 12 अनुसूची को देखा, और अब 2-3 मिनट में हम रिकॉल करते हैं कुल 22 भाग को। भाग 1 जो संबंधित है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र से, ठीक है। इसी के तहत कहा गया कि भारत जो है एक राज्यों का संघ है, इंडिया दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। भाग 2 से संबंधित है नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार, और भाग 3 को ही भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, याद रखिएगा। भाग 4 संबंधित है नीति निर्देशक तत्व से, जिसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहा गया, डीपीएसपी कहा गया। भाग 4 के क है मौन कर्तव्य, फंडामेंटल राइट। भाग 5 में है, भाग 5 जो संबंधित है संघ से क्षेत्र से, और भाग 6 में राज्यों का विवरण है। भाग 7 को निरस्त कर दिया गया है। भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश का विवरण है, और सबसे इंपॉर्टेंट भाग 9। भाग 9 का संबंध किससे है? तब पंचायती राज व्यवस्था से है। भाग 9 का संबंध शहरी पंचायत यानी नगर पालिका से है, और भाग 9 का ख जो है सरकारी समिति से है। तो 3 चीज यहां पे रिमाइंड कीजिए। एक है भाग 9 पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, पंचायती राज व्यवस्था को 73वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। और दूसरा है भाग 9 की क नगर पालिका को 74वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। और भाग 9 के ख में है सहकारी समिति को 1997 में, ठीक है, 97वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। भाग 10 में आपका है SC/ST आरक्षण क्षेत्र से संबंधित है। भाग 11 में संघ और राज्य के बीच बंटवारे जो कर है उनका, संघ और राज्यों के बीच जो संबंध है उनको दर्शाया गया है। भाग 12 में है, याद रखिएगा कि सबसे इंपॉर्टेंट है आपका भाग 12, इसमें वित्त, संपत्ति, संविदाएं और बाद है। आपको याद होगा कि संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार में आता था। मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था, जिसको 44वां संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को वर्तमान में मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार में रखा गया है। तो क्वेश्चन इसलिए ऐसे पूछ लिया गया कि वर्तमान में संपत्ति के अधिकार का संबंध जो है किस अनुच्छेद से है और किस भारतीय संविधान के किस भाग से है। तो जैसा कि मैंने बताया कि पहले भारतीय जो संपत्ति का अधिकार है पहले मौलिक अधिकार में आता था अनुच्छेद 31 के तहत, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर एक कानूनी अधिकार बनाया गया। और वर्तमान में संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद 300 के क में है और भाग 12 में है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं भाग 13। भाग 13 का संबंध भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम से संबंधित है। भाग 14 में संघ और राज्य के अधीन सेवाओं से संबंधित है। भाग 14 के क में कई बार पूछ लिया गया कि भाग 14 का क का संबंध किससे है? तो अधिकरण से है। भाग 15 में निर्वाचन है। याद रखिएगा निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है, गैर संवैधानिक नहीं है। भारतीय निर्वाचन आयोग का जो संबंध है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 में,
दो चीज याद कर लीजिएगा कि एक है भारतीय निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग या केंद्रीय निर्वाचन आयोग का संबंध अनुच्छेद 324 में है। वहीं पे राज्य निर्वाचन आयोग आएगा तो राज्य निर्वाचन आयोग का जो विवरण है अनुच्छेद 243 के में है। जैसे एक है वित्त आयोग, वित्त आयोग भी एक संवैधानिक निकाय है, इसका संबंध अनुच्छेद 280 में है। अब अनुच्छेद 280 पढ़िएगा तो उसमें आपको वित्त आयोग की चर्चा है। और एक आता है राज्य वित्त आयोग, राज्यों का वित्त अलग होता है, हर एक 5 वर्ष पे गठित होता है राज्य वित्त आयोग। तो राज्य वित्त आयोग का संबंध कई बार पूछ लिया गया एग्जाम में, तो राज्य वित्त आयोग का संबंध अनुच्छेद 243 के झ यानी आई में है। ठीक है, जैसे पंचायती राज व्यवस्था को आप देखिएगा तो पंचायती राज का गठन अनुच्छेद 40 जो कि डीपीएसपी का पार्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है पंचायती राज व्यवस्था का गठन। लेकिन इसके बाद आप देखिएगा कि पंचायती राज से संबंधित जो भी निर्वाचन है, वित्त आयोग है या जो भी चीजें होनी है वो अनुच्छेद 243 के क से लेकर 9 तक है, इसमें चीजें डिटेल की गई हैं। फिर बात करते हैं, हम लोग पहुंच गए थे भाग 15 में। भाग 16 में है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। भाग 17 का संबंध राजभाषा से संबंधित है। भाग 18 आपात उपबंध से है। आपात उपबंध को लिया गया है जर्मनी से, याद रखिएगा। आपात उपबंध के तहत 3 अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात जो पूरे देश में लगता है। अनुच्छेद 356 के तहत राजकीय आपात जिसको कहा गया राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल जो है केंद्र के अभिकर्ता के रूप में काम करता है। ठीक है, इसे याद रखिए। अनुच्छेद 249 और 253। 249 कहता है कि संसद चाहे तो राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। अगर राज्य सरकार संसद से अनुरोध करे तो संसद चाहे तो वो राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, यह अनुच्छेद 249 कहता है। और एक अनुच्छेद 253 जिसके तहत अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन चल रहा है तो उस समय संसद कानून बना सकती है, अनुच्छेद 253 के तहत। तब अब आते हैं कि हम लोग आपात उपबंध, जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में कहा कि निर्वाचन का संबंध किससे है, तो निर्वाचन का संबंध भारतीय संविधान के भाग 15 से है। फिर आप राजभाषा का संबंध किससे है, तो भाग 17 से है। आपात उपबंध का संबंध किससे है, भाग 18 से है। आपात उपबंध को जर्मनी से लिया गया जिसके तहत 3 तरह का उपबंध है, राष्ट्रीय आपात, राजकीय आपात जिसको अन्य भाषा में राष्ट्रपति शासन कहा गया, और तीसरा है द्वितीय आपात। तो राष्ट्रीय आपात की चर्चा अनुच्छेद 352 में, राष्ट्रपति शासन की चर्चा अनुच्छेद 356 में, और द्वितीय आपात की चर्चा है अनुच्छेद 360 में। द्वितीय आपात लिया गया आपका अमेरिका से, राष्ट्रीय आपात लिया गया जर्मनी से। अब तक हमारे भारत में कुल 3 बार राष्ट्रीय आपात लगा है। कब कब? सबसे पहले 1962 में जब भारत और चाइना से युद्ध होता है, उस समय पहली बार जब राष्ट्रीय आपात 1962 में लगाया गया। उसके बाद 1971 में जब भारत और पाकिस्तान से युद्ध होता है, उस समय 1971 में, और तीसरी बार लगाया गया 1975 में। तो इसको क्रम याद रखिए, 1962, 1971, 1975। अब तक भारत में कुल 3 बार राष्ट्रीय आपात लगाया गया। 1962 इंडिया चाइना वॉर, 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर, और 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार में आंतरिक अशांति के शब्द को उपयोग करते हुए 1975 में इंदिरा गांधी जी ने राष्ट्रीय आपात लगाया गया था। उसी के बाद 44वां संविधान संशोधन लाया गया और आंतरिक अशांति के शब्द को हटा दिया गया भारतीय संविधान से, और आंतरिक अशांति के शब्द जगह लाया गया सशस्त्र विद्रोह। यानी उसकी जब उस समय क्या होता है कि जो इंदिरा गांधी जो की सरकार थी उस समय आंतरिक अशांति शब्द का बहुत बड़ा दुरुपयोग किया जाता है। तो एक बार के जब बाद में 44वां संविधान संशोधन आया पीवी नरसिम्हा राव सरकार में, उस समय क्या किया गया कि आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया और उसके जगह पर लाया गया सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, तो ये था आपात उपबंध। अब बात करते हैं भाग 19 जो संबंधित है प्रकीर्णन से। भाग 20 संविधान संशोधन से। बता दें कि संविधान संशोधन जो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। अब तक कुल कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं, कितने अधिनियम बने हैं, कितने विधेयक बने हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और भाग 21 का संबंध अस्थायी संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध से है, और भाग 22 का संबंध संक्षिप्त नाम
प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निःसरण से है। तो हमने आज बताया आपको भारतीय संविधान के तहत पहली सभा, उसके अध्यक्ष, फिर और भी बहुत सारी चीजों को। फिर आप अगले वीडियो में और भी आपके लिए बेहतर चीजों को लेके आएंगे, बताइएगा ये कैसा रहा, और इसको 4-5 बार सुन जाइएगा। आपका लगता है कि जो वनडे एग्जाम है इससे बेहतर आपको कहीं भी किसी बुक की पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। और इस वीडियो को भी 4-5 बार देख जाइए, आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से बैठ जाएगा। तो बताइए कैसा लगा कमेंट बॉक्स में। अपनी तैयारी को और बढ़िया एक फॉर्मेट दीजिए और अपने तैयारी को और बेहतर बनाइए। इसी शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।